Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your commercial geography teacher Professor Naveed Ali. Let's start our 11th lecture of chapter number 7 Agriculture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी कल्टीवेशन और टी क्रॉप या फिर टी प्लांटेशन, इनके चाय के पौधे की काश्तकारी। चाय के पौधे के हवाले से हम लोग आज जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये पौधा क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कब से शुरू किया गया और इस पौधे की जो है वो हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और पूरी दुनिया में जो है ये क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। टी जो है इस प्लांट के हवाले से देखा जाए तो ये प्लांट भी जो है वो कैश क्रॉप में कंसीडर किया जाता है। दुनिया के तकरीबन 46 ममालिक जो है 46 कंट्रीज जो है वो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये कैश क्रॉप यानी कि नकद फसल में कंसीडर किया जाता है। इस क्रॉप को देखा जाए तो इसका जब एक दफ़ा जब प्लांट लगाया जाता है तो ये 50 ईयर्स तक प्रोडक्शन देता है, यानी कि एक प्लांट से हम लोग आफ्टर एवरी 20 to 30 डेज जो है 20 से 30 दिन के बाद उसकी प्लकिंग करते रहते हैं। जो सॉफ्ट उसके ऊपर लीव्स वगैरह आते हैं, जो छोटे होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के कंसीडर किए जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो जो है वो अच्छी क्वालिटी के कंसीडर नहीं किए जाते। लेकिन उनकी प्लकिंग हम लोग कब तक करते हैं, इनके 50 ईयर्स तक हम लोग करते रहते हैं कि एक दफ़ा जो प्लांट लगा दिया वो हमें 50 साल तक जो है वो प्रोडक्शन देता रहता है। इस प्लांट को देखा जाए कि जो अगर 50 ईयर्स तक आपको प्रोडक्शन दे रहा है तो इस वजह से जो है वो इसको एवरग्रीन प्लांट भी कहा जाता है कि ये पौधा जो है ये सदाबहार पौधा होता है। इस पौधे का कद अगर देखा जाए तो हम लोग कॉमन लाइफ में जो है जब भी हम लोग इन लोगों को प्लकिंग करते हुए देखते हैं फार्मर्स को, तो हमें इसका कद जो है वो 3 से 5 फुट तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर इसको इसकी असल हालत में यानी कि शरफ फैमिली की बिलोंग करते हुए इसको देखा जाए कि शरफ फैमिली की शक्ल में इसको देखा जाए, झाड़ी नुमा शक्ल में देखा जाए, इस प्लांट का कद जो है ये 3 से 5 फुट तक होता है, ठीक है। और अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में देखा जाए कि अगर हम लोग इसकी कटिंग वगैरह ना करें और इसको ऐसे ही लगा रहने दिया जाए, यानी कि जैसे फॉरेस्ट एरिया में या नेचुरल एरियाज में जैसे वो ग्रो कर रहे तो ग्रो करता रहे, तो इसका कद जो है वो तकरीबन जो है वो 20+ फीट में जो है वो चला जाता है, इनके 20 फुट से भी ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है। लेकिन हम लोग क्योंकि फार्मिंग में जब इसको लेके आते हैं, जब इसकी प्लांटेशन करते हैं, जब इसको हम लोग क्रॉप की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट पर्पस के लिए इसको कल्टीवेट करते हैं, तो तब हम लोग इसका कद जो है वो तकरीबन 3 से 5 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं ताकि इसकी प्लकिंग जो है वो इजीली हो सके, ठीक है। अब ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको शरफ फैमिली, झाड़ी नुमा ख़ानदान से ये भी ताल्लुक़ रखता है। जैसे कपास के हवाले से हमने पढ़ा था कि वो झाड़ी नुमा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो ये भी झाड़ी नुमा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अब इसकी जो फैमिली है उसके हवाले से देखा जाए तो उसको कहा जाता है कि कैमेलिया साइनेसिस है। कैमेलिया बेसिकली ये चाइना और जापान के अंदर एक झाड़ी नुमा पौधा है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं, ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। अदरवाइज अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो उसके मुतालिक कहा जाता है कि ये चाइना और असम जो है, ठीक है, अरुणाचल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसको सबसे पहले कल्टीवेट होता हुआ देखा गया, या वहां पर इसकी कल्टीवेशन सबसे पहले हुई, या वहां पर ये उगी हुई देखी गई, जो इसके एविडेंस मिलते हैं। और इसी तरह से अगर चाइना में देखा जाए तो यूनान प्लेट्यू जो है वहां पर इसकी कल्टीवेशन जो है वो हमें ज्यादातर मिलती है। इस प्लांट के हवाले से देखा जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन जो है वो इसको एज अ ड्रिंक के तौर पर यूज करती है, यानी कि जिसकी वजह से वर्ल्ड में आफ्टर वाटर के पानी के बाद जो दूसरा बड़ा बेवरेज है, कि जो दूसरा बड़ा ड्रिंक है, जो दूसरा पीने के काबिल जो चीज समझी जाती है वो चाय को समझा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये प्लांट जो है वो नेटिव प्लांट, अभी बात हुई कि भाई ये चाइना का प्लांट है या इसका होमलैंड जो है वो चाइना, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मूनसून ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन जो है वो इसका मेन एरिया आ जाता है जहां पर इसकी कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा वाटर जो है वो यूज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर ग्रोथ भी जो है वो प्लांट्स की, इसके लीव्स की जो है बड़ी तेजी से होती रहती है, और उसकी प्लकिंग करने के बाद इसको दुनिया में सप्लाई भी किया जाता है।
इस प्लांट को दुनिया के 46 कंट्रीज इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, जिनमें चाइना जो है वो इस वक्त टॉप रैंक पर है। चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पर जो है वो इंडिया, थर्ड वन कीनिया, चौथे नंबर पर श्रीलंका जो है ये आ जाता है। और इसके अलावा तुर्की, वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह जो है ये कंट्रीज भी इसके बाद टॉप रैंक पर आ जाते हैं, जो टॉप 7 या टॉप 10 कंट्रीज में आ जाते हैं। वर्ल्ड में जो हम लोग ये जो चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है, जो एक मग होता है इसका, जो एक कप होता है, उसके अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 2.5% से लेकर 4.5% तक जो है वो इसमें कैफीन होती है, जो कि तकरीबन जो है अगर वेट के हवाले से देखा जाए तो 30 से 90 मिलीग्राम जो है वो इतनी इसके अंदर कैफीन होती है। और कैफीन के हवाले से अगर हम लोग इसके केमिकल रिएक्शन वगैरह के हवाले से देखा जाए या डॉक्टर से किसी से मशवरा किया जाए कि इसका हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, तो वो इसका नेगेटिव में आंसर देंगे कि हमारी बॉडी को ये कैफीन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये इंसानी जिस्म के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में ये मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो इसको यूज़ कर रही है। इसकी प्रोडक्शन देखी जाए, जो 46 कंट्रीज मिलके इसकी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 5.07 मिलियन मैट्रिक टन है। और इसमें अभी बताया कि चाइना टॉप रैंक पर है। इसके एक्सपोर्टर में देखा जाए तो कीनिया सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करता है। और अगर ड्रिंक के हवाले से देखा जाए तो इंडिया जो है ये सबसे बड़ी नेशन है कि जो चाय को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। लेकिन अगर पर हेड कंजम्पशन देखी जाए कि फी कस इस्तेमाल जो है वो चाय का किस मुल्क में होता है, तो वो तुर्की है। तो तुर्की में एक आदमी जो है वो एक दिन में 10 कप से ज्यादा जो है वो चाय पीता है। और अगर इसकी वेटेज के हवाले से देखा जाए, वेट के हवाले से देखा जाए कि कितने वेट की वो चाय जो है वो एक साल में पी जाता है, तो वो मोर देन 13 kg जो है वो पर ईयर जो है वो एक आदमी इतनी चाय जो है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी हिस्ट्री आ जाती है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इसके मुतालिक कहा जाता है कि 2700 BC, जो ज्यादातर बुक्स में हमें डेट मिलती है 2700 BC की, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट की तरफ जाएं तो 2732 BC में जो है इस टाइम पीरियड में चाय को चाइना के अंदर जो है वो सबसे पहले कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया था। अब चाय के पौधे को कल्टीवेट किस टाइम पीरियड में, कि जो एम्परर शेननांग थे इनके टाइम पीरियड में इसको कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया। इसकी कल्टीवेशन के मुतालिक जो मिथ वगैरह जो हमें फर्जी कहानियां इसकी मिलती हैं, उसके मुतालिक यही कहा जाता है कि चाय के पौधे को इसलिए लगाया गया था कि ताकि पानी को साफ किया जा सके। अब 2732 BC में इस टाइम पीरियड में कोई भी फिल्ट्रेशन वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं था। लोग अगर पानी इस्तेमाल करते थे तो पौंड से, लेक से, इन जगहों से या दरियाओं से पानी लेकर इस्तेमाल करते थे। अब जाहिर बात है जो ऐसी जगह से पानी आएगा वो चंद दिन के बाद या एक आध दिन के बाद जो है वो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसमें कोई ना कोई जर्म्स रह जाते हैं। कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में जब ये एम्परर शेननांग के टाइम पीरियड में जब इसकी गवर्नमेंट थी, उस टाइम पीरियड में ये जब पानी लोगों को सप्लाई किया जाता था तो उसको बॉयल करने के बाद सप्लाई किया जाता था, यानी कि बॉयल करने के बाद ठंडा किया जाता, ठंडा करने के बाद लोगों को सप्लाई किया जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कहा जाता है कि ये ऐसे ही इस पानी को बॉयल कर रहे थे, बॉयल करते हुए पास ही इसका टी का प्लांट था, ठीक है, वहां से कोई सूखी हुई टहनी जो है वो कहते हैं कि इस पानी के अंदर आ गिरी, जिससे पानी का रंग बदल गया और उसमें से स्मेल आने की बजाय खुशबू आना शुरू हो गई। ये शेननांग जो है ये खुद भी एक हर्बलिस्ट था, ये जड़ी बूटियों के हवाले से जो है बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज रखता था, उनके मतलब काफी ज्यादा जो है वो जानता था। ठीक है, तो इस पानी को जो है जब ये चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, इसकी स्मेल चेंज हो गई, तो उस वक्त जो है कहा जाता है कि भाई ये जो इसको पानी को बॉयल कर रहे थे वो थोड़े से खौफजदा हुए कि अब पानी इतनी बड़ी मिकदार में हमें वेस्ट करना पड़ेगा, अब ये पानी शायद खराब हो गया। उन्होंने जब इस वाटर को, इस जड़ी बूटी को या इस प्लांट के कुछ पत्तों को जो है वो इस शेननांग के पास लेके गए, उसको ये चेक करवाया, तो उसने देखा कि भाई वो जर्म्स कि जो पानी को बॉयल करने के बावजूद उसमें जिंदा रह जाते थे वो जर्म्स भी डेड हो गए, और उसके अलावा जो पानी में से स्मेल आती थी वो भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने 2732 BC में इस प्लांट की कल्टीवेशन का हुक्म दिया और पूरी दुनिया में इसको जो है वो कल्टीवेट किया जाना शुरू कर दिया गया। और किस मकसद के लिए?
सिर्फ और सिर्फ पानी को साफ करने के लिए, ना कि इस तरह से कि जिस तरह से हम लोग आजकल ड्रिंक की फॉर्म में इसको चाय को लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यूरोपियन कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसकी कल्टीवेशन जो है 1559 एडी में, ठीक है, सदी ईस्वी में जो है इसको कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया। फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता गया फिर यूएसए में इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई। फिर इसके बाद जो है इंडोनेशिया में 1826 एडी में जो है इसको कल्टीवेट किया गया और इसको की कल्टीवेशन जो है वो डच लोगों ने, यानी कि वलंदेजी जो थे, जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन पीपल जो थे उन्होंने, और पुर्तगाल जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसके बाद जो है इंडिया में अगर इसकी प्रोडक्शन देखी जाए तो इंडिया में जो है 1834 से 38 इस टाइम पीरियड के दरमियान में जो है इसको कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया। और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? गवर्नर विलियम बेंटनिक जो है, इन्होंने इंडिया के अंदर 1834-38 में जो है इस पौधे को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद चाय के यूजेस, इसके जो है ये क्या कहते हैं, इसकी टाइप्स वगैरह और इसके फैक्टर्स और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद इसके यूजेस आ जाते हैं। जो टी प्लांट है इसके अगर यूजेस देखे जाए तो चाय का पहला यूज तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसको फॉर ड्रिंक जो है वाटर को फिल्टर करने के लिए, वाटर को जो है वो साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको मेडिकेशन के में भी इस्तेमाल किया जाता है, पेट की बहुत सी बीमारियां जो है उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा वक्ती तौर पर बॉडी को रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सा सुकून देने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इससे ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाती है और ब्लड की सर्कुलेशन तेज होने से हम लोग अपने आप को बिल्कुल ठीक फील करते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है जो कि जिसकी वजह से जो है ये चाय का इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर बात है कि कम फॉर्म में करना चाहिए। इसके अलावा चाय को जो है ये कपड़ों के अंदर रखकर जो है कपड़ों को भी सेव किया जाता है मुख्तलिफ कीड़ों से बचाने के लिए, जैसे वूल के कपड़े होते हैं उनको। फिर इसके अलावा जो ग्रेन है जिसमें गंदम और चावल के दाने होते हैं, ठीक है, इनको भी मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों से बचाने के लिए भी ये चाय की पत्तियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बाद इसकी जियोग्राफिकल टाइप्स आ जाती हैं, या एरिया वाइज कह लें या फिजियोग्राफी के हवाले से कह लें, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स है, एक है बोहिया और दूसरी है असामिका टी। बोहिया टी जो है इसको चीनी चाय भी कहते हैं, कि जो चाइना के अंदर, और इसको सबसे घटिया क्वालिटी की जो है वो कंसीडर किया जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी की चाय नहीं होती। फिर असामिका टी जो है ये आसाम की चाय है, जिसको जो है वो असामी यानी कि सॉफ्ट और हार्ड, ये दोनों तरह के जो लीव्स हैं यहाँ पर कल्टीवेट होते हैं। ये असामिका जो है ये आसाम में यानी कि इंडिया के एरियाज में कल्टीवेट होती है, और जो बोहिया टी है ये चाइनीज एरियाज में जो है वहां पर कल्टीवेट की जाती है। फिर इसके बाद जो है इसको प्रिपेयर करते हुए चाय को जो है वो 3 बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है। इन 3 के अलावा और भी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो है वो ये वाली 3 इकसाम आ जाती है, जिसमें सबसे पहले ब्लैक टी, दूसरी है ग्रीन टी और थर्ड वन है ये ओलोंग टी। इन तीनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि चाय का पौधा जो है ये एक ही होता है, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है उसकी पैकिंग कर दी जाती है, या उसको जो है जब प्रिपेयर किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है, पकाया जाता है या पानी में बॉयल किया जाता है, तो उसके मेथड चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसके नाम जो है वो डिफरेंट रखे हुए हैं, ना कि उस पौधे के नाम है। ये पौधों के नाम नहीं है, ये चाय को प्रिपेयर करते हुए या इसकी पैकिंग करते हुए या इसको सुखाते हुए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं उनको ये नाम दे दिए हुए हैं कि किसी को ब्लैक टी का नाम दे दिया, किसी को ग्रीन टी का नाम दे दिया, किसी को ओलोंग का, किसी को येलो का, ठीक है, किसी को व्हाइट टी का नाम दे दिया, ठीक है, किसी को कोल्ड टी का नाम दे दिया, कॉफी का नाम दे दिया, लाइक दैट। इस तरह के डिफरेंट नेम देकर जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसके प्रोसेस जो है उसमें पहले वाले की मैंने डिटेल लिखी हुई है जो कि इसी से रिजेंबल करती है, और चंद एक चीजें बस चेंज होंगी जिसकी वजह से वो दूसरी टाइप से चेंज हो जाती है। इसमें ब्लैक टी को जो है जब हम लोग तैयार करते हैं तो इसको सबसे पहले स्टीमिंग की जाती है, यानी कि इसको स्टीम के जरिए इसको साफ किया जाता है, इसको धोया जाता है, ठीक है,
इसको ये भाप के जरिए जो है क्लीन कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, ताकि इसके ऊपर से जर्म्स वगैरह खत्म हो जाए। फिर दूसरे नंबर पर इसकी वेदरिंग की जाती है, यानी कि बड़े बड़े जो जालीदार जो थाल होते हैं उनके अंदर डालकर इसको सुखाया जाता है। और सुखाते हुए मोस्टली जो जगह यूज की जाती है वो क्लियर स्काई होता है, कि खुले आसमान के नीचे जो है इन चाय की पत्तियों को रख के सुखाया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर फेंट हो जाता है और ये डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो है इनकी रोलिंग की जाती है, ताकि जो है ये चेंज होते रहे, कि कोई मॉइस्चर वाले कोई लीव्स अगर नीचे रह गए हैं तो वो भी ड्राई हो जाए और उनका कलर भी चेंज हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी फर्मेंटेशन, इनको खमीर लगाया जाता है। फिर उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस पर ओवनिंग की जाती है बेसिकली। ठीक है, ओवन के अंदर इसको ड्राई किया जाता है। फिर इसके बाद इसकी क्रशिंग का टाइम पीरियड आ जाता है, कि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो फौरी तौर पर इसको क्रश करके इसको पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है या इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये ब्लैक टी का प्रोसेस है। और ब्लैक टी वो है कि जो हम लोग कॉमनली घरों के अंदर आजकल या हमेशा से ही जो है वो यूज करते हुए आए हैं और लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। उसके बाद इन्हीं प्रोसेसेस में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, यही इन्हीं स्टेप्स में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। वो क्या चेंज है कि जब ग्रीन टी को प्रिपेयर किया जाता है, तो ग्रीन टी को प्रिपेयर करते हुए हम लोग सबसे पहले जब स्टीमिंग कर लेते हैं, स्टीमिंग करने के बाद जब इसको सुखाने का टाइम पीरियड आता है तो उस वक्त हम लोग इसको धूप में नहीं सुखाते, इसको खुले आसमान के नीचे नहीं सुखाते, इसको छांव में सुखाया जाता है। और छांव में सुखाते हुए इसके साथ जो रोज पेटल्स हैं, जो गुलाब की पत्तियां हैं, ठीक है, उनको भी इसके साथ जो है वो सुखाया जाता है। सेकेंडली इसमें क्या किया जाता है कि जब ये सूख जाती है तो फिर उसके बाद इसकी भी वेदरिंग, इसको भी ज़ाहिर बात है थाल के अंदर सुखाया जाता है, इसको भी रोलिंग की जाती है, इसके ऊपर भी फर्मेंटेशन की जाती है, ड्राइंग किया जाता है, इसकी भी क्रशिंग की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसको हल्की सी स्मेल भी दी जाती है, खुशबुएं डाली जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट के हवाले से। और फिर उसके बाद जो है इसको भी क्रश करने के बाद जो है पैक कर दिया जाता है। इसके बाद जो ओलोंग टी है, ओलोंग टी में क्या होता है कि इसको भी जब सुखाया जाता है तो स्टीमिंग की जाती है, इसको साफ किया, धोया पहले। ठीक है, फिर उसके बाद इसको जब सुखाया जाता है तो इसको भी उसी तरह से सुखाया जाता है कि भाई छांव के अंदर सुखाया जाता है, गुलाब की पत्तियों के साथ सुखाया जाता है। फिर इसको भी रोलिंग की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है, इसको ड्राई भी किया जाता है, इसकी क्रशिंग भी की जाती है। लेकिन क्रशिंग के साथ साथ इसमें जो नया काम किया जाता है वो क्या है कि इसमें टेस्ट डाले जाते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट डाले जाते हैं इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से ये बाकी की टाइप से चेंज हो जाती है। ग्रीन टी में स्मेल है, उससे पहले वाले में कोई स्मेल और कोई टेस्ट नहीं। लेकिन जो ओलोंग टी है इसमें स्मेल भी डाली जाती है और साथ में टेस्ट भी चेंज किया जाता है। ठीक है, इसको कलरिंग भी दी जाती है, कलर भी किए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स की आप लोग टी देखेंगे। ठीक है, और ओलोंग टी के हवाले से जापान और ताइवान जो है ये 2 बिग कंट्रीज हैं जो कि इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यूएसए जो है वो इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है ओलोंग टी का। ये कॉमन नहीं मिलती। ठीक है, ग्रीन टी आपको मिल जाएगी और ये क्या कहते हैं ब्लैक टी मिल जाएगी, येलो टी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली चाय जो है वो आपको कम ही मिलेगी। इसके बाद इसकी कल्टीवेशन का मेथड आ जाता है। इस प्लांट के हवाले से अभी बात हुई कि इस प्लांट को जब एक दफा इसका सीड लगाया जाता है तो 50 ईयर्स तक ये हमें प्रोडक्शन देता है। अब इसका जो प्लांट लगाया जाता है, जो सबसे पहले प्लांट लगाया जाता है वो राइस की तरह सबसे पहले इसको नर्सरी में प्रोड्यूस किया जाता है। अब जब नर्सरीज में प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको 3 to 5 ईयर्स तक जो है हम लोग इंतहाई निगहदाश्त में रखते हैं, इसको इंटेंसिव केयर में रखते हैं। और जब ये प्लांट अपने रूट्स पकड़ लेता है, थोड़ा सा मजबूत होना शुरू होता है, मैच्योर होना शुरू होता है, तो उसके बाद जो है हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं फील्ड में। और जब फील्ड में शिफ्ट करते हैं तो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर हम लोग 3000 प्लांट जो है वो इतने प्लांट्स लगाते हैं। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस जो है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि लाजमी 6 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इतना डिस्टेंस क्यों रखा गया है? वो इसलिए ताकि जब इसके वो रूट्स वगैरह फैले हो 50 ईयर्स तक, जाहिर बात है कि इसने अपनी खुराक लेनी है। जब ये खुराक लेगा तो इसकी रूट्स जो है वो आगे से आगे फैलेंगी, और जब आगे फैलेंगी तो वो जाहिर बात है कि दूसरे प्लांट की खुराक को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, जिससे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन
6 फीट के डिस्टेंस तक जो है वो रखा जाता है। फिर इसके बाद इसके फैक्टर्स आ जाते हैं कि हर एक क्रॉप जाहिर बात है लिविंग थिंग है और उसको एक स्पेसिफिक फैक्टर्स चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा चेंज जो है वो हमें इसमें मिलता है फिजिकल फैक्टर्स में। अब जो फिजिकल फैक्टर्स है, सबसे पहले क्लाइमेट आ जाता है। जो टी प्लांट है इसके लिए जो सबसे बेस्ट वन क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि मूनसूनी आबोहवा का ये पौधा है। मूनसूनी आबोहवा मीन कि जिसमें ज्यादा बारिशें होती हो। इस प्लांट को बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है, ठीक है, हीट की भी जरूरत होती है, टेम्परेचर भी एक अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। इनके ट्रॉपिकल एरिया जो हॉट एरियाज है, उसके बाद जो सेमी हॉट एरियाज आ जाते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, जैसे पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है सब ट्रॉपिकल में। इसके बाद इसका टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इसके लिए भी कहा जाता है कि जैसे शुगर केन के लिए लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इसी तरह से इस प्लांट के लिए भी कम से कम भी जो टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है वो 10 डिग्री से नहीं होना चाहिए नीचे। वैसे तो इसके लिए भी 13 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस जो है इससे नीचे टेम्परेचर होगा तो ये प्लांट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। लगा तो रहेगा, ग्रो भी करता रहेगा, लेकिन उस तरह की प्लांटेशन नहीं होगी, उस तरह की ग्रोथ नहीं होगी, उस तरह की प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर अगर रेनफॉल देखी जाए तो इस प्लांट के लिए जो रेनफॉल है वो तकरीबन 80 इंचेस से 100 इंचेस जो है वो रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, कि तकरीबन एक वीक के अंदर 2-3 दफा जो है वो बारिश हो जानी चाहिए, ठीक है, जिससे इसको प्लांट को जो है वो खुराक मिलती रहती है और वो प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है। फिर इसके बाद जो सॉइल है, इस प्लांट के लिए जो सॉइल है वो जो आयरन कंटेंट्स वाली होती है, लावा सॉइल होती है, ठीक है, रिच होती है पोटाशियम से, इस तरह की सॉइल रिक्वायर्ड होती है। इसमें लाइमस्टोन की मिकदार नहीं होनी चाहिए, यानी कि चूने वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी मैंने अभी बात की कि सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, लेकिन पाकिस्तान के माउंटेनियस रेंजेस में ज्यादातर जो है वो लाइमस्टोन की मिकदार बहुत है। पाकिस्तान के माउंटेन्स में आयरन के कंटेंट्स हैं, लेकिन इतने नहीं है कि जितने के इन कंट्रीज के अंदर मिलते हैं जहां पर इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर इसकी कल्टीवेशन नहीं है। हाँ, अगर हो रही है तो शांगला हिल्स में या स्वात के एरियाज में जो है वहां पर इसकी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है, लेकिन वो इतनी कम है कि उसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि ये जो 46 कंट्रीज हैं उनमें किसी ना किसी नंबर पर जो है हम लोग भी कंसीडर किए जा सकते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान के, अदरवाइज पाकिस्तान को इन 46 में कंसीडर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा यानी कि कम प्रोडक्शन है कि जिसको हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। बहरहाल इसके बाद फिजियोग्राफी देखी जाती है। फिजियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इन प्लांट्स को जो है हम लोग जेंटल स्लोप के ऊपर लगाते हैं। एक होती है स्टीप स्लोप कि बिल्कुल तेज ढलान है, ठीक है, और एक होती है जेंटल यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ढलान वो इस तरह से बनती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई चीज भी ड्रॉ करूं तो एक ये आ जाती है स्लोप और एक स्लोप ये आ जाती है इस तरह से, ठीक है। अब ऐसी स्लोप में और ऐसी स्लोप में दोनों में डिफरेंस है, ये जेंटल है और ये स्टीप है। अब इस प्लांट को हम लोग जेंटल स्लोप के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, कि कम ढलानदार इलाकों में इसको कल्टीवेट किया जाता है। और कम ढलानदार इलाकों में क्यों कल्टीवेट कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि यहां पर जो है वो पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, बारिशें क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो स्लोप के साथ साथ आगे निकल जाता है। अगर वाटर वहीं पे स्टे कर लेगा तो क्या होगा कि इनकी रूट्स को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके अलावा खुराक सही तरह से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद आल्टीट्यूड देखा जाए तो इस प्लांट को भी जो है हम लोग 7000 फीट की हाइट तक जो है यानी कि 2400 मीटर के 2400 मीटर की हाइट तक जो है वो हम लोग इसको कल्टीवेट कर सकते हैं तकरीबन। इसके बाद इस प्लांट को जो है मजीद इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद टी की प्रोडक्शन आ जाती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन टोटल है कितनी, ठीक है। इस चीज को जानने के लिए इस बोर्ड के ऊपर चंद एक पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि जैसे अभी बात हुई कि 46 कंट्रीज जो है वो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनमें चाइना टॉप रैंक पर है, इंडिया सेकंड आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कीनिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फिर तुर्की जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पर हेड कंज्यूमर,
और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इसका लार्जेस्ट नेशन आ जाती है कि जो सबसे ज्यादा जो है वो टी को कंज्यूम कर रही है। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। टोटल प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड की टी की जो टोटल प्रोडक्शन है 5.07 मिलियन मैट्रिक टन है। श्रीलंका की इकोनॉमी वो टोटल डिपेंड ही चाय के ऊपर करती है कि सबसे ज्यादा, यानी कि अगर श्रीलंका में देखा जाए उसकी प्रोडक्शन जिस चीज की होती है वो टी की होती है, जो कि ये दुनिया को सप्लाई करता है। फिर एशियन कॉन्टिनेंट जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी की प्रोडक्शन कर रहा है, 84% इसकी प्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पर कॉन्टिनेंट आ जाता है अफ्रीका, जिसकी प्रोडक्शन है 13.6%। फिर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है इसकी 22% प्रोडक्शन है। फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो 0.5% है। और अगर हम लोग ये ओशिनिया को देखा जाए तो 0.0015% इतनी प्रोडक्शन जो है वो उसकी भी आ जाती है। फिर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्शन का 25% प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी जो प्रोडक्शन है ये दूसरे मुल्कों को, यानी कि तकरीबन 80 कंट्रीज को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ये 80 कंट्रीज को ये फरोख्त करता है। अब दुनिया के जो सबसे बेस्ट वन कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें चाइना है जिसकी टोटल प्रोडक्शन 1924.5 मैट्रिक टन है। TMT मीन कि 1000 मैट्रिक टन है, मिलियन मैट्रिक टन नहीं है। मिलियन मैट्रिक टन में ओनली 5.07 मिलियन मैट्रिक टन इतनी प्रोडक्शन है। इसके बाद इंडिया आ जाता है जिसकी 1200.4 मैट्रिक टन प्रोडक्शन है। फिर कीनिया आ जाता है जिसकी 436.3 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन है। श्रीलंका जो है वो 4th रैंक पर है, 343.1। फिर तुर्की को अगर देखा जाए 227.0 मैट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन है। फिर वियतनाम 6 नंबर पर आ जाता है, 185.0 ये 1000 मैट्रिक टन आ जाता है। फिर इंडोनेशिया आ जाता है 157.4 मैट्रिक टन। इसके अलावा जो है हमारे पास ईरान का एरिया आ जाता है। इंडोनेशिया का एरिया ये ऑलरेडी यहाँ पर 7 नंबर पर हम लोगों ने लिखा हुआ है इसको, ठीक है, ये आ जाता है। वियतनाम है। ये कंट्रीज वगैरह जो है ये भी चाय की एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा यही 7 कंट्रीज है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंट्रीज के जो इसको, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज जैसे रशिया को देखा जाए, यूरोप में ब्रिटेन को देखा जाए, जर्मनी को देखा जाए, ठीक है, नॉर्वे है, इसके अलावा USA है, कनाडा, ये कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो दुनिया में से चाय को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बेटा आज का चाय के हवाले से लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।